हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए क्लास में अंत तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन एक ऐसा है जो बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है यूस्पंजिया, दूसरा है यूप्लेक्टिला, तीसरा है स्पंजिला, चौथा है ल्यूकोसोलोनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूस्पंजिया। ये बाथ स्पंज के नाम से जाना जाता है। यूस्पंजिया समुद्र के उथले जल में चट्टानों से लगा हुआ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अलवणीय जल में पाया जाने वाला स्पंज है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है यूस्पंजिया, दूसरा है यूप्लेक्टिला, तीसरा है स्पंजिला, चौथा है ल्यूकोसोलोनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अस्पंजिला। अस्पंजिला अलवणीय जल में पाया जाने वाला स्पंज है। बता दें आपको, अस्पंजिला हरे रंग का, किस रंग का? हरे रंग का निहवी स्पंज होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में जैव संदीप्ति किस संघ का लक्षण है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है संघ पोरीफेरा, दूसरा है संघ मोलस्का, तीसरा है संघ नाइडेरिया, चौथा है संघ टीनोफोरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघ टीनोफोरा। जैव संदीप्ति संघ टीनोफोरा का लक्षण है। बता दें आपको, संघ टीनोफोरा के जंतुओं में जैव संदीप्ति पाई जाती है, यानी कि शरीर से प्रकाश निकालने की क्षमता होती है, जो क्या करता है, जो इन्हें अंधेरे में चलने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, वर्ग ए बीज यानी पक्षी वर्ग व स्तनी में कौन सा लक्षण पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो वर्ग ए बीज व स्तनी दोनों में पाया जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है गर्म रक्त प्रकृति, दूसरा है जरायुजता, तीसरा है कुछ रूपांतरण के साथ आहार नाल, चौथा है रंगा युक्त त्वचा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गर्म रक्त प्रकृति। बता दें आपको, वर्ग ए बीज यानी पक्षी वर्ग व स्तनी वर्ग दोनों के जंतुओं का जो रक्त होता है वह गर्म प्रकृति का होता है, यानी समतापी होते हैं। अगला प्रश्न है, सरीसृप वर्ग के किस सदस्य का हृदय चार प्रकोष्ठ का होता है? वैसे बता दें आपको, सरीसृप वर्ग के सभी सदस्य का हृदय तीन प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसा सदस्य आता है इस वर्ग में जिसका हृदय चार प्रकोष्ठ का होता है। तो वही पूछ रहा है, सरीसृप वर्ग के किस सदस्य का हृदय चार प्रकोष्ठ का होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है कछुआ, दूसरा है कोबरा, तीसरा है छिपकली, चौथा है मगरमच्छ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगरमच्छ। यह सरीसृप वर्ग का ऐसा सदस्य है जिसका हृदय चार प्रकोष्ठ का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में बहुकोशिकीय निहवी शैवाल है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है यूलोथ्रिक्स, दूसरा है वॉलवॉक्स, तीसरा है क्लैमाइडोमोनास, चौथा है क्लोरेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉलवॉक्स। यह बहुकोशिकीय निहवी शैवाल है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक द्विबीजपत्री पादपों का लक्षण है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पुष्प त्रिभागी होता है, दूसरा है पत्तियां समांतर शिरा विन्यास युक्त होती हैं, तीसरा है संवहन बंडल वर्धी होते हैं, चौथा है बीज एक बीजपत्री होते हैं। तो आपको बता दें, पुष्प त्रिभागी होता है, पत्तियां समांतर शिरा विन्यास युक्त होती हैं, बीज एक बीजपत्री होते हैं। ये सभी एक बीजपत्री पादपों का लक्षण है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, संवहन बंडल वर्धी होते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पादपों में निषेचन के पश्चात निर्मित भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है द्विगुणित, दूसरा है त्रिगुणित, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है आगुणित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिगुणित। आवृतबीजी पादपों में निषेचन के पश्चात निर्मित भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड होता है। जबकि बात करें अनावृतबीजी पादपों की, तो अनावृतबीजी पादपों में निषेचन के पश्चात नहीं बल्कि निषेचन के पूर्व निर्मित भ्रूणपोष कैसा होता है? आगुणित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें चूसक जड़ें पाई जाती हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है अमरबेल में, दूसरा है गाजर में, तीसरा है करेला में, चौथा है मूली में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमरबेल में। अमरबेल एक परजीवी है। आपको बता दें चूसक जड़ों के बारे में, तो जब परजीवी पौधों की जड़ें पोषक के ऊतकों में घुसकर पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लेती हैं, तब इनको परजीवी या चूसक जड़ें कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है कंदिल जड़ों में, दूसरा है श्वसन जड़ों में, तीसरा है ग्रंथिल जड़ों में, चौथा है तर्करूपी जड़ों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रंथिल जड़ों में। ग्रंथिल जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। आपको बता दें ग्रंथिल जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिस कारण ग्रंथिल जड़ों को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जड़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है एक बीजपत्री पौधों में, दूसरा है द्विबीजपत्री पौधों में, तीसरा है टेरिडोफाइट्स में, चौथा है इनमें से किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विबीजपत्री पौधों में। आपको बता दें एक बीजपत्री पौधों तथा टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, किसमें टायलोसिस दिखाई देता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है दारू कोशिका में, दूसरा है स्थूल कोण कोशिका में, तीसरा है रश्मि मृदुतक में, चौथा है अधोवाही कोशिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दारू कोशिका में। टायलोसिस नामक संरचना दारू कोशिका में दिखाई देता है। आपको बता दें टायलोसिस काष्ठ मृदुतक की भित्ति से वाहिका की गुहिका में उत्पन्न होने वाली गुब्बारे सदृश संरचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, एडिपोज ऊतक में जमा होता है। यह प्रश्न जंतु ऊतक अध्याय से लिया गया है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है शर्करा, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा। एडिपोज ऊतक में वसा जमा होता है। आपको बता दें एडिपोज ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। शिथिल संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है। पहला अंतराली संयोजी ऊतक जो त्वचा गर्तिका के नीचे पाया जाता है, और उपकला ऊतक के
आधारीय ढांचे बनाता है, जबकि दूसरा एडिपोज ऊतक यानी हिंदी में इसे वसा ऊतक कहते हैं, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा संग्रहण यानी वसा को जमा करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है नियमित सघन संयोजी ऊतक है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है रक्त, दूसरा है स्नायु, तीसरा है कंडरा, चौथा है विकल्प बी व सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकल्प बी व सी दोनों। कंडरा और स्नायु दोनों नियमित सघन संयोजी ऊतक हैं। अब दोनों नियमित सघन संयोजी ऊतक क्यों हैं? तो कंडरा तथा स्नायु में कोलेजन तंतु परस्पर सटे एवं समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण स्नायु तथा कंडरा नियमित सघन संयोजी ऊतक कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।